इस अध्याय में हम बीएससी पार्ट सेकंड के कार्बोक्सिलिक अम्ल अध्याय का अध्ययन करेंगे। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है तो वे यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ये प्रमुख कार्बनिक अम्ल होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों को IUPAC पद्धति में एल्केनोइक एसिड कहा जाता है। इन अम्लों को वसा अम्ल भी कहते हैं क्योंकि इनमें उच्चतर सदस्य जैसे स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ओलिक एसिड आदि ट्राइग्लिसराइडिक रूप के विभिन्न वसाओं व तेलों में पाए जाते हैं। यदि एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन COOH समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले कार्बनिक यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। IUPAC पद्धति में इन्हें एल्केनोइक अम्ल कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 COOH है अथवा CN+1 C2n+2 O2 होता है। नामकरण की जो प्रचलित विधि है उसमें एक रूढ़ पद्धति है, एक IUPAC पद्धति है। रूढ़ पद्धति में वो नाम जो वर्तमान में भी कई जगह उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH जो कि कार्बोक्सिलिक परिवार का प्रथम सदस्य है। फॉर्मिक एसिड फॉर्मा यानी लाल चींटियों से प्राप्त होता है, जिनके प्रभाजी आसवन से फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है, जिसका IUPAC नाम चूँकि एक कार्बन का COOH समूह है अतः मेथेनोइक एसिड कहलाता है। दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक समूह एसिटिक एसिड जो कि विनेगर अम्ल या सिरके से प्राप्त होता है, जिसे हम एथेनोइक एसिड IUPAC पद्धति में कहते हैं। 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ब्यूटेरिक एसिड कहलाता है या IUPAC पद्धति में इसे हम ब्यूटेनोइक एसिड भी कहते हैं। चूँकि ब्यूटेरिक एसिड मक्खन से प्राप्त होता है अतः इसका सामान्य प्रचलित नाम। 5 कार्बन का बना हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड वैलेरिक एसिड कहलाता है, जो कि इसका रूढ़ नाम है, जबकि IUPAC में इसे पेंटेनोइक एसिड कहते हैं। यदि हम कुछ ही शाखित कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो IUPAC पद्धति में कार्बोक्सिलिक समूह के COOH वाले कार्बन को हम श्रृंखला का प्रथम सदस्य या प्रथम नामकरण देते हैं और अन्य कार्बन को हम दूसरा, तीसरा या चौथा नाम देते हैं। क्योंकि इस उदाहरण में 2-एथिल भी हो सकता है, परंतु चूँकि कार्बन की श्रृंखला हमें IUPAC के आधार पर लंबी श्रृंखला का चयन करना है, इसलिए ये 4 कार्बन की श्रृंखला बनेगी और इसका 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। जैसा कि हमने देखा रूढ़ पद्धति में जो हम नाम दे रहे हैं, फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों से या फॉर्मिक अम्ल जो नाम दिया है, एसिटिक एसिड या 2 कार्बन का एसिड सिरके जो कि एसिटिक अम्ल है, 4 कार्बन का मक्खन से प्राप्त होता है ब्यूटेरिक एसिड और 5 कार्बन का वैलेरिक नामक पौधे की जड़ से प्राप्त होता है, इसे वैलेरिक एसिड कहते हैं। समावयता में प्रथम समावयता श्रृंखला समावयता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि श्रृंखला या नामकरण की जो श्रृंखला या यौगिक का नामकरण यदि वो छोटा होता है तो हम उसका नाम श्रृंखला के आधार पर निर्धारित करते हैं। ब्यूटेरिक एसिड यदि 2-मेथिल प्रोपेनिक एसिड में बदलता है तो इसमें श्रृंखला छोटी हो गई है, परंतु कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या समान है, अतः ये श्रृंखला समावयता दर्शाते हैं। क्रियात्मक समूह समावयता एक मुख्य समावयता है और हम इसमें इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि
ऑक्सीजन की संख्या, कार्बन की संख्या, अन्य जो संख्या इसमें परमाणु की है वो समान रहती है। क्रियात्मक समूह समवायता में COO समूह एस्टर में परिवर्तित होता है, अतः प्रोपेनोइक एसिड मेथिल इथेनॉइट में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार प्रकाशीय समवायता सक्रिय वैलेरिक एसिड, जिसमें हम 5 कार्बन का कोई एसिड है, और इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि जो मध्य वाला जो कार्बन है जिसमें चारों कार्बन के समूह अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करता है। इसकी संरचना और बंधन का हम अध्ययन करते हैं। संरचना, जैसा कि हमने कहा कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, जैसा कि हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। एक तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन समूह कार्बोनिल समूह है, जिसका अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं, और दूसरा है OH समूह या हाइड्रोक्सिल समूह, या जिसे हम एल्कोहल समूह भी कहते हैं, जिसका भी अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। और ये परस्पर एक सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसी से इसका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह पड़ा। इस समूह में जब भी हम नामकरण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि चूँकि ये कार्बन से मिलकर बना है, अतः इस कार्बन को या इस समूह को हम हमेशा ही श्रृंखला के प्रारंभ वाला कार्बन मानते हैं, और इसको नंबर भी IUPAC में हम प्रथम कार्बन मानते हुए करते हैं। ये दोनों समूह परस्पर जुड़े होने के कारण एक दूसरे की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप उस समूह के गुण प्रभावी होते हैं जो अधिक प्रबल होता है। कार्बोनिल समूह का मुख्य गुण है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देना, क्योंकि कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणता के कारण आंशिक धनावेशित हो जाता है। फलस्वरूप उस पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसा कि हमने हमारे पूर्व के अध्याय में देखा है। कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु में कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण वो द्वंद्व या द्विबंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, अतः ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसी कारण ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोनिल समूह से एक OH समूह जुड़ा हुआ होता है, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु पर 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, जो कि बंध में भाग नहीं ले रहे। ये इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद द्वारा कार्बन पर धनावेश समाप्त कर देते हैं। चूँकि कार्बन पर कार्बोनिल समूह के कारण आंशिक धनावेश आ जाता है, अतः ये जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल समूह कार्बन का धनावेश समाप्त कर देते हैं, परंतु फलस्वरूप उस पर नाभिक स्नेही आक्रमण नहीं हो पाता है और उसकी क्रियाशीलता क्षीण हो जाती है। हम देखते हैं कि ये लोन पेयर जो बंध में भाग नहीं ले रहे हैं वो अनुनाद द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, और वो एक ऑक्सीजन ऋणावेशित और दूसरा ऑक्सीजन धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता घट जाती है। कार्बोनिल समूह की इस अभिक्रियाशीलता के कारण कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बोनिल समूह को छद्म कार्बनिक समूह या स्यूडो कार्बोनिल ग्रुप भी कहा जाता है। अब हम कार्बोनिल समूह की श्रृंखला के कारण हाइड्रोक्सिल समूह की क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे। एल्कोहल, जिसमें कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, अतः वो H+ आयन त्याग करके RO- बनाता है। जब एल्किल व हाइड्रोक्सिल समूह के मध्य कार्बोनिल समूह आ जाता है तो उसकी अम्लीय प्रकृति बहुत बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि एल्कोहल अणु व एल्कोक्साइड आयन दोनों को हम एक एक करके अकेली संरचना द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जब भी हम कार्बोक्सिलिक समूह को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें एक ऑक्सीजन पर ऋणावेश और दूसरे ऑक्सीजन पर
धन आवेशित होता है, और यदि वह H+ आयन त्याग दे तो एक अनुनादी संरचना द्वारा एक उदासीन अणु बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, जिसका अध्ययन हम अपने अलग अध्याय में करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय व्यवहार। कार्बोक्सिलिक अम्लों में OH समूह का ऑक्सीजन परमाणु कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़ा होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है और ऑक्सीजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन न्यून कर देता है। अतः ये ऑक्सीजन आसानी से H+ आयन का परित्याग कर देता है। इसी कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। चूँकि कार्बोक्सिलिक समूह में हमने पढ़ा है कि एक तो कार्बोनिल समूह होता है, दूसरा OH समूह होता है। कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके ऋण आवेशित हो जाता है, जबकि OH समूह का ऑक्सीजन अबंधी इलेक्ट्रॉन को बंध में भाग लेके एक धन आवेशित बन जाता है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर पृथक हो जाता है, अतः एक CO- C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोक्सिलेट आयन बनता है प्लस H+ आयन मुक्त होता है, अतः ये अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। इस प्रकार बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन निम्न अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, और इसमें 3 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, और अनुनादी संकर में दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के पास ऋण आवेशित होता है, जो कि स्थायी अनुनादी संकर है। कार्बोक्सिलेट आयन के अनुनादी के कारण एक एकल बंध में द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और द्विबंध में एकल बंध के लक्षण आ जाते हैं। इस कारण दोनों बंधों की बंध लंबाई बराबर हो जाती है। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन परमाणु में +I इफेक्ट प्रभाव वाला एल्किल समूह जुड़ा हो जाए तो यह समूह कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर देता है। इस कारण कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य में कमी आती है। परंतु -I प्रभाव वाले समूह कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को बढ़ा देते हैं, जिससे अम्ल की अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य तो निम्न क्रम में होती है। हम देखते हैं कि जब वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, H+ आयन त्यागता है, तो ऐसे समूह जो COOH समूह में H+ आयन आसानी से त्यागने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उस आधार पर हम कार्बोक्सिलेट आयन की स्थायित्व को निर्धारण करते हैं। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि CH3 समूह में +I इफेक्ट के कारण कार्बन के स्थायित्व को बढ़ाता है या घटाता है। इसका अध्ययन हम +I और -I इफेक्ट के अध्याय में देख चुके हैं। और चूँकि +I वाला समूह जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर देता है। इस कारण कार्बोक्सिल अम्ल के सामर्थ्य में कमी आती है। जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला या कार्बन परमाणु की श्रृंखला COOH समूह से बढ़ती जाती है, तो उनके स्थायित्व में कमी हो जाती है। हम देखते हैं कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, अतः वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है और वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेता है। इस कारण से H+ आयन आसानी से त्याग दे दिया जाता है और उनके स्थायित्व में वृद्धि होती है। कार्बोक्सिलिक समूह को बनाने की विधि। इसमें पहली विधि है इटार्ड अभिक्रिया द्वारा। जब भी हम एसिटिल क्लोराइड RCOCl की क्रिया डायज़ोमेथेन से कराते हैं, तो डायज़ोमेथेन में से नाइट्रोजन गैस का विलोपन होता है और एक कार्बन समूह या स्पीशीज मुक्त होती है। तो हम देखते हैं कि RCOCH NH2 बनता है और एक HCl विलोपित होता है। फिर गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है और एक कार्बन इंटरमीडिएट बनता है। ये कार्बन इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन और एल्किल समूह के प्रतिस्थापन द्वारा या रीअरेंजमेंट द्वारा एक कीटीन बनाता है और कीटीन का जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक समूह का निर्माण होता है।
गिन्यार अभिकर्मक द्वारा। जब भी हम गिन्यार अभिकर्मक की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो HCOOMgX बनता है, जो कि जल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के जल अपघटन से, जब भी साइनाइड या आइसोसाइनाइड का जल अपघटन कराते हैं तो जल के अणु कार्बन परमाणु पर जुड़ते हैं और एक कीटोन या कार्बोनिल समूह बनता है और एक NH3 या NH2 समूह बनता है, जो कि पुनः जल अपघटन द्वारा अमोनिया मुक्त करता है और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी प्रकार आइसोसाइनाइड में भी जल अपघटन कराने पर RNH2 और फॉर्मिक अम्ल बनता है। इसमें एक कम कार्बन संख्या वाला कार्बोक्सिलिक समूह का निर्माण होता है। इस प्रकार साइनाइड और आइसोसाइनाइड में साइनाइड से बराबर कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि आइसोसाइनाइड में एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ट्राई हैलाइड से, जब भी हम ट्राई हैलाइड की क्रिया क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो हम देखते हैं कि हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा कर दिया जाता है और वह जल के अणु का विलोपन करके कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीकरण से, हमने हमारे पूर्व के अध्याय में देखा कि कार्बोनिल यौगिक प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जब भी हम कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण KMnO4 या प्रबल क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो RCOH समूह या एल्डिहाइड समूह RCOOH में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार कीटोन समूह में के 2 अणु में कार्बोक्सिलिक समूह का निर्माण होता है और इसमें कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा, जब भी हम अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे एमाइड समूह का जल अपघटन कराने पर अमोनिया मुक्त होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। एस्टर का जल अपघटन कराने पर भी हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है। ऑयल हैलाइड की का जल अपघटन कराने पर HX और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, या एनहाइड्राइड के जल अपघटन द्वारा भी हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है।